इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, संख्या 7 × 11 × 13 × 15 + 15 एक कैसी संख्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 15 को कॉमन लेंगे। यहाँ से 15 अगर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 7 × 11 × 13। फिर बीच में प्लस का साइन है, 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1। अब इन सभी के मल्टीप्लाई करेंगे 1001 और +1, यह आएगा 1002 मल्टीप्लाई में 15, यानी कि 2 टर्म आ गई यहाँ पे। तो जैसे ही 2 टर्म आ गई तो ये जो नंबर होगा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, यदि a और 8 का जो HCF है ये 4 है और a और 8 का जो LCM है 24 है तो a की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मल्टीप्लाई होता है HCF और LCM के बराबर। तो दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जब सभी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 12। नीचे इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, संख्या दी गई है √3 + √5 का स्क्वायर कैसी संख्या है। द नंबर √3 + √5 स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 8 प्लस में 2√15, यानी कि रूट जब इसके अंदर आ गया तो ये एक अपना इरेशनल नंबर होगा। जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, शून्यांक है -7 और 3, इसके बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद यानी कि डिग्री। अब इसके अगर 2 जीरोज हैं तो इसका मतलब 2 जीरोज किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यानी कि बहुपद क्या होगा ये, जिसकी डिग्री होगी 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे 2 जीरोज होते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, द्विघात समीकरण दी गई है, इसके विविक्त कर क्या होगा, यानी कि इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए यहाँ पे a की वैल्यू है अपने पास 1b2c - 143। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है b² - 4ac। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 576। इसमें ऑप्शन ए राइट है। ऊपर हिंदी में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन 6, अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको एंगल R + P बताना है। तो देखिए A सिमिलर है, यानी कि A बराबर होगा Q के। तो अगर A 60 डिग्री का है तो यहाँ पे Q भी कितना होगा अपना 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट है B P के बराबर है, तो B अगर 70 का है तो P यहाँ पे आ गया 70 का। आपको बताना है R + P। अब यहाँ पे C की ये जो वैल्यू है ये और निकालेंगे। तो C का निकालने के लिए 60 और 170 को ऐड करेंगे 130, 180 में से घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 50 डिग्री, ये आएगा 50 डिग्री। तो ऊपर वाला भी 50 आएगा। तो इसमें R यानी कि 50 डिग्री और P 70 डिग्री, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर्स। इन दोनों नंबरों के बीच की दूरी बतानी है। तो x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। सभी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करने के बाद आ जाएगा अपना √34। यूनिट इसके आगे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, आपको बताना सत्य या असत्य। सीकेंट थीटा की वैल्यू 4/3 होती है, क्या ये सत्य है। तो देखिए सीकेंट थीटा को जब उल्टा करेंगे तो ये कोस थीटा बनेगा। कोस थीटा होता है 3/4। तो कोस थीटा ये 3/4 जो है 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। और वैसे भी कोस थीटा की जो वैल्यू होती है 1 और 0 के बीच में आती है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। क्वेश्चन 9, यहाँ पे इनकी वैल्यू आपको रखनी है, रखने के बाद इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू √1/√2, cos 60 डिग्री की 1/2, फिर बीच में प्लस 2√3, फिर sin 30 की वैल्यू 1/√2, tan 60 की √3 और लास्ट में cos थीटा यानी कि -1। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये अपने पास आएगा 3। क्वेश्चन 9 राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है नीचे इंग्लिश में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 10, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। हर एग्जाम में लगभग जितने भी एग्जाम हुए सब में आया है।
अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है 7 कॉमन आता है ज़्यादातर, जिसमें होता है 7 या 9 कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अकेले 7 से काम नहीं चलेगा। अगर 7 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, कोसिकेंट स्क्वायर ए को आगे आना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को माइनस का 7 कॉमन लेना होगा, ताकि पहले वाला जो बाद में माइनस है वो प्लस का हो जाए और जो पहले वाला प्लस का है वो माइनस का होगा। अब यहाँ पे -7 × 1 तो ये आएगा -7। नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें प्लस का आंसर आते हैं +9 +7, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे बिल्कुल। क्वेश्चन 11, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा सूर्य से 60 डिग्री उन्नयन कोण के साथ भूमि पर छाया बनाता है, उस छाया की लंबाई, तो tan थीटा यूज कर लेंगे, p/a ऊंचाई अपन में छाया सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2√3। नीचे इंग्लिश में है, पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो ऑन ए ग्राउंड ऑफ विद सन एलिवेशन 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो। कंप्लीट जो है नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना 2√3, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 12, यदि एक बिंदु P से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो आपको POA बताना है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, APB ये अपने पास है, ये जो एंगल है ये 70 डिग्री का है, बाकी जो ये बच गए ये 90 के हो गए। अपने को बताना है POA, यानी कि POA ये वाला एंगल बताना है। तो अगर ये 70 का है तो ऊपर वाला 35 का बचेगा, 35 और 90 को जोड़ देंगे 125, 125 को जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है। तो इसमें जो अपना एंगल आएगा ये आएगा 55 डिग्री, ये एंगल हमसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 55 डिग्री। ऑप्शन जो है ये सी में दिया गया है, ऑप्शन सी राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एक पॉइंट है उससे कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी बाहर जो पॉइंट है उससे सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, कमेंट सेक्शन में बताएं, और बताएंगे वो टेंजेंट इक्वल होती है या नहीं होती। टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा। क्वेश्चन 13, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, यानी कि जहाँ पे टेंजेंट है और वो सर्कल को जहाँ पे टच कर रही है उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन 14, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका एंगल 72 डिग्री है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई में πr², सोल्व करेंगे तो 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नीचे इंग्लिश में फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद डायमीटर, डायमीटर 28 है तो रेडियस आएगी 14, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अपने पास एरिया आ जाएगा 123.2। क्वेश्चन 15, व्यास है r और इसमें जो कोण है वो θ डिग्री, तो आपको चाप की लंबाई बतानी है। व्यास का मतलब क्या होता है यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर अब की बार इसने यानी कि जो डायमीटर ये r दे दिया तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी r/2। अब सोल्व कर लेंगे इसको, ये अपने पास आंसर होगा। नीचे इंग्लिश में है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एंगल θ डिग्री ऑफ सर्कल विद डायमीटर, डायमीटर r है तो रेडियस r/2 है। आर्क की लंबाई निकालने के लिए θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr, r यानी कि रेडियस, तो रेडियस है r/2 रखेंगे, सोल्व कर लेंगे, θ/360 मल्टीप्लाई में πr, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 16, यदि एक गोले का आयतन 12 पाई है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। नीचे इंग्लिश में, द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे गोले का जो आयतन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आना चाहिए था, यहाँ पे लिखना आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, इसको 12 पाई के इक्वल रखेंगे, पाई r की वैल्यू आएगी 3 उसकी पावर 2/3, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी 3⁻²/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 17, यदि P एक घटना A की प्रायिकता व्यक्त करता है तो यदि P A डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से और 1 के बीच में होती है, तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन डी, यानी कि 0 भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा, और 1 हो सकती है और 1 से कम, ये इसका जो है राइट आंसर रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जब एक डाई को उछालते हैं, डाई बोल दो या डाइस बोलो, जब इसको उछालते हैं तो उसके ऊपर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। डाई को जब उछालते हैं, जैसे लूडो की गोटी होती है,
उसको उछालने के बाद उसके ऊपर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 18, बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग का उच्च सीमा वर्ग सीमा है, क्या होगी? ऊपर इंग्लिश में है, नीचे यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं। द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ऊपर टेबल दी गई है। तो नीचे देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो होगी क्लास इंटरवल ये हो जाएगी 12 से 17, तो मॉडल क्लास हो जाएगी 12 to 17। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करने के लिए आधा माइनस करेंगे, आधा प्लस कर लेंगे, तो ये आएगा 17.5। ये जो है अपर क्लास है, इसकी बाउंड्री है। क्वेश्चन 19, ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर हिंदी में है। यदि एपी का अनवा पद 2n + 1 है तो उसके पहले 3 पदों का योग 15 होगा। यदि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2 है। ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोनों जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी अपनी सही, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। इंग्लिश में इफ एन टर्म ऑफ एपी इज 2n + 1 then the sum of the first 3 term is 15, the sum of the first n natural number is n × n + 1/2। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, लेकिन ये ऊपर वाले के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब इसका कारण बता रखा है, क्यों नहीं होगी? बिकॉज हेयर वी फाइंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी नॉट द सम ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमें एपी की टर्म का जो है सम निकालना है, नेचुरल नंबर का नहीं निकालना। और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये नेचुरल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, कंटिन्यू। तो इसमें पहली स्टेटमेंट तो अपने पास ट्रू है जब सोल्व किया तो हमने। क्वेश्चन 20, अभिकथन है कि किसी वृत्त के एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। बिल्कुल सही है ये। वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाले की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। असर्शन है द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, यानी कि ये एक सर्कल है और ये डायमीटर है। तो डायमीटर के जो कोणों के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं। बिल्कुल राइट है ये। और जो डायमीटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे करेक्ट हैं, लेकिन ये ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं करती करेक्ट। तो इसमें राइट आंसर है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। 21 है, रेखिक समीकरणों की युग्म को हल कीजिए। इन दोनों को आपको हल करना है। ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। प्रोसेस सेम रहेगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इक्वेशन आएंगी। फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को 2 से, थर्ड आ जाएगी। फिर सेकंड इक्वेशन को थर्ड में से माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2, तो x 2 आएगा, y 3 आएगा। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है। अपने पास 2 इक्वेशन दी गई हैं, इनको आपको हल करना है। सेम ऊपर जो है यहाँ पे आपको हिंदी में सॉल्यूशन दिया गया है इसका। हिंदी में सॉल्यूशन के बाद जो x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 3। नीचे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इन इक्वेशन के नंबर लिख लिए 1 और 2। मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को 6 से, ताकि नीचे से 2 और 3 कैंसिल हो जाए। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई बिना डिनोमिनेटर के। फिर थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को 10 से करेंगे, फिर ये इक्वेशन आएंगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी 2। अब x की वैल्यू को क्यों इक्वेशन फोर्थ में रख देंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी अपने पास 3। यही हमें निकालना था। क्वेश्चन 22, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करें कि रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है ये दिया गया है, समझ लीजिए। नीचे यही जो क्वेश्चन है आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC एट पॉइंट D एंड F रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू BC, देन इनका रेशियो बताना है। ये लाइनें पैरेलल हैं, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम दोनों ट्रायंगलों को। दोनों पैरेलल हैं तो एंगल क्या होंगे, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे ए प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब दोनों रेशियो होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके लिए कौन सा क्राइटेरिया है? टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे साइड एंगल और उनका आपस में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दो ट्रायंगल अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है यानी कि सर्वांग सम प्रूव करना है तो उनके लिए 5 प्रॉपर्टी होती हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं जिसकी सहायता से हम दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 23 m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं, इसके लिए दो बिंदु दी गए हैं, उसके लिए दूरी जो है 9 इकाई है। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे डिस्टेंस का, m की वैल्यू आएगी -3। नीचे इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ m, डिस्टेंस दी गई है यहाँ पे 9 यूनिट, x1 x2 y1 y2 सभी वैल्यू है, इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद m की वैल्यू आएगी -3। क्वेश्चन 24, यदि कोट थीटा 7/8 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। पहले सोल्व करने के बाद लास्ट में अपने पास आएगा 10 स्क्वायर थीटा 64 डिवाइड बाई 49। सेम यही क्वेश्चन है, ऊपर हिंदी में था, नीचे इंग्लिश में है। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, लेफ्ट को 1 की इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, सोल्व करने के बाद अपने पास जो आएगा ये आएगा 1, राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं सेम। 25, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 42 mm है। तार के वृत्त के 3 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे 6 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका व्यास है 42, रेडियस हो जाएगी 21। तार का उपयोग वृत्ताकार छल्ला और वृत्त के 3 व्यास बनाने में किया गया, तो इसकी कुल लंबाई जो है वृत्त की परिधि के बराबर होगी, 2πr के बराबर। और ऐसे 3 जो है व्यास भी हैं इसके, तो व्यास की लंबाई हो जाएगी 126, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल तार की लंबाई आएगी। नीचे इंग्लिश में है, ए ब्रोच इज मेड ऑफ द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 42 mm। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 3 डायमीटर, यानी कि एक इस तरीके से है, इसमें 3 डायमीटर भी हैं। तार जो है तार लिया गया है, उस तार की सहायता से ये पूरा बनाया गया है। डिवाइड द सर्कल इन द 6 इक्वल सेक्टर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो पहले तो आपको टोटल जो सर्कमफरेंस निकाल लेंगे, फिर ये 3 डायमीटर ये भी जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये तार से बनाए गए हैं। सेम प्रोसेस है, डायमीटर है, रेडियस आ गई, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, फिर 3 डायमीटर की लंबाई आएगी, दोनों को जोड़ देंगे, सर्कमफ्रेंस को और डायमीटर की लंबाई को। सेक्शन सी, इसमें आपको प्रूव करना है कि 2 - 3√5 एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार नीचे इंग्लिश में प्रूव करना है कि 2 - 3√5 एक इरेशनल नंबर है। इफ √5 इज ए इरेशनल नंबर, आगे √5 एक इरेशनल नंबर दिया गया है। नीचे यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन 27, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग और गुणनफल दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई दी हुई है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में प्लस और लास्ट में मल्टीप्लाई। अब ये नीचे 2 है, अगर इस 2 को रिमूव करना है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगी लास्ट में अपने पास। इंग्लिश में द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम जो √2 है और प्रोडक्ट है 1/2। अल्फा प्लस बीटा √2 आएगा, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई 1/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नीचे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में कैसे आया, क्योंकि डिवाइड में यहाँ पे 2 था, तो इस इक्वेशन को इस पोलिनोमियल को 2 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। 28, के किस मान के लिए जो रैखिक समीकरण है इनके अनेक हल होंगे। अब पहले तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ए बी और सी की वैल्यू आएगी, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। यहाँ पे C2 गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा C1। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब अगर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये बराबर होने चाहिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2। सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू +- 6 आएगी। फिर लास्ट के जब दोनों रेशियो को फिर से लेंगे तो वहाँ से के की वैल्यू आएगी 6, तो इसका राइट आंसर होगा 6। नीचे इंग्लिश में है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर द विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
दो इक्वेशन इनके साथ कंपेयर करेंगे तो अपने पास A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अपने पास ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। पहले दो रेशियो को अगर लेंगे तो k की वैल्यू आएगी ±6, फिर लास्ट वाले दो को जो वैल्यू लेंगे तो वहाँ से k की वैल्यू आएगी 6। इसका मतलब जो अपना राइट आंसर होगा 6। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न को हमने मान लिया x/2। पहली इक्वेशन में 1 घटा दिया तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन में 8 जोड़ दिया तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को आपस में घटाने पर यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू आएगी 12। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and become 1/4 when 8 is added to the denominator, find the fraction। तो फ्रैक्शन है x/2। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रखेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रखेंगे तो अपने पास दूसरी इक्वेशन आएगी। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद x की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी 12। क्वेश्चन 29, दो बिंदु दिए गए हैं जिनको आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन ये तीनों बराबर हिस्सों में काटते हैं ये बिंदु, यानी कि तीनों का रेशियो क्या है यहाँ पे बराबर। तो आपको तीनों के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट के लिए नीचे जो है कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पे आएंगे, पहले वाले के 1/3 -4/3 और दूसरे के -4/3 और -5/3। नीचे इंग्लिश में है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर पार्ट में काटना, तीनों इससे यहाँ पे क्या है बराबर। ये डायग्राम है, नीचे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, लास्ट तक देख सकते हैं। लास्ट में जब आप इसको सोल्व करेंगे तो P के कोऑर्डिनेट भी आ गए और Q के भी आ गए, लास्ट में यहाँ पे जो इनके ये सॉल्यूशन रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन 30, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1/sin में और कोट को भी कन्वर्ट करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये अपना राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नीचे ये सेम टू सेम आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना। इसी के ओर में सेम क्वेश्चन है, फिर से सिद्ध करना है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अंदर फॉर्मूला लगा लेंगे, सोल्व कर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी में यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, प्रूव दैट। सॉल्यूशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन 31, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। यदि पुल के किनारों पे 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 आएगा, ये 45 का तो ये भी 45 आएगा। हाइट इसकी 5 मीटर है। अब यहाँ पे नदी की चौड़ाई बतानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये साइड आएगी इतनी, फिर आगे वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो इससे DB आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। सेम नीचे यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग यूज़ करेंगे। तो tan A ये आ जाएगा, यहाँ से अपने पास है D 5√3 और BD आएगा 5, दोनों को ऐड कर देंगे, अपने पास टोटल उनके बीच की दूरी आ जाएगी 13.66 मीटर। नीचे इंग्लिश में है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ depression of the bank of the opposite side of the river are 45 and 30 degree respectively. If the bridge is at the height of 5 meter from the bank, find the width of river। तो सेम ये ट्रायंगल लेंगे, ये साइड निकालेंगे, फिर ये ट्रायंगल लेंगे दूसरी साइड, दोनों को ऐड कर देंगे। नीचे यहाँ पे कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। पहले वाली से AD आ जाएगा ट्रायंगल से, दूसरे वाले ट्रायंगल से BD आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 13.66 मीटर। सेक्शन D, इसमें 32 AP दे रखी है, इसमें कौन सा पद 67वें पद से 32 अधिक होगा। तो इसके जनरल जो फॉर्मूला आता है AN = A + n - 1, इसमें A 3 आएगा, D आएगा 12। अगर इसका 67 टर्म निकालेंगे तो 795 आएगी, लेकिन ये 132 अधिक होनी चाहिए, तो 795 में 32 और जोड़ देंगे। अब इसकी nth टर्म हो गई 927। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 78। 78 जो टर्म होगी वो 67 वाली टर्म से 32 अधिक होगी। विच टर्म ऑफ AP, नीचे इंग्लिश में है, विल बी 130
132 मोर देन 67 टर्म। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म यूज़ कर लेंगे, जनरल टर्म। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 67 टर्म निकालेंगे 795, 795 से 32 अधिक है तो 132 अधिक है तो 132 जोड़ेंगे तो 927, तो इसकी एन टर्म आ गई 927। अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद एन की वैल्यू आएगी 78। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि मोबाइल सेट की एक निर्माता तीसरे वर्ष 700 सेट और 7वें वर्ष 800 सेट उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हुई है, तो ज्ञात कीजिए 10वें वर्ष में उत्पादन। और दूसरा है प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन। तो यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डी की वैल्यू आएगी 25। दो इक्वेशन बनेंगे अपनी, दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे D25, ए की वैल्यू आएगी 650। और इसमें दूसरा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, पहला जो अभी अपना पहला क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी 10वें वर्ष में उत्पादन निकालना है, A10 निकालना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी अभी 650 और डी की वैल्यू 25 रखेंगे तो 875। और सम ऑफ एन टर्म यानी कि 7 टर्म का जोड़ बताना है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आएगा 5075। नीचे इंग्लिश में है, इन मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल सेट प्रोड्यूस 700 सेट इन द 3rd ईयर एंड 800 सेट इन द 7th ईयर, assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year. Find the production in the 10th year and total production in the 7th year. यहाँ पे ये दो अपने पास इक्वेशन है, दो इक्वेशन की सहायता से अपने पास डी आएगा और डी की सहायता से ए आ जाएगा। अब 10th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए, तो इसका सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे इसमें, यह आएगा 5075। क्वेश्चन 33, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो इसके प्रूव करना है, यहाँ पे देख लेना, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट दिया हुआ है। इंग्लिश में है, प्रूव द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। नीचे इसका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले डायग्राम आप देख लीजिए, डायग्राम के बाद नीचे यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, इस क्वाड्रिलेटर का क्या नाम होगा, एक तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर है इसका नाम क्या होगा, और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, उनके क्या रिलेशन होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। समांतर चतुर्भुज ABCD बढ़ाई गई, भुजा AD पर स्थित ई बिंदु, एक बिंदु है BE, भुजा CD को आप पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब समांतर चतुर्भुज के विपरीत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब यहाँ पे एकांतर जो पैरेलल हैं, तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल है वो भी बराबर होंगे, तो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। नीचे इंग्लिश में दिया गया है कि इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ABE और दूसरा है CFB, दूसरा यहाँ पे CFB, दोनों सिमिलर हैं। तो एक तो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी बराबर हैं, तो साइड एंगल से दोनों क्या हो गए, सिमिलर। 34, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर का खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्ध गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, बर्तन की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये डायग्राम आएगा, नीचे यहाँ पे इसका कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये आएगा 1122 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे इंग्लिश में है, वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, डायग्राम के बाद यहाँ पे इसका कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये आंसर आएगा अपने पास 1122 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के ओर में है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर था।
परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि यह गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता और उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। अब ये डायग्राम है, नीचे इसका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है रहेगा अपने पास, तो गिलास की जो आभासी क्षमता होगी ये होगी और वास्तविक हो जाएगी 294.90। नीचे इंग्लिश में है, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन द inner diameter of the cylinder glass was 7 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass is 10 cm, find the apparent capacity of glass and actual capacity. पाई की वैल्यू है 3.14। डायग्राम है, नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके आराम से एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें एक्चुअल अपेरेंट जो कैपेसिटी आएगी ये और एक्चुअल आएगी 294.90। 35 दिया गया बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये रन देख लीजिए, इसके अंदर आपको बहुलक बताना है। तो नीचे आंसर है अपने पास, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद अपना जो लास्ट में आंसर आएगा 4608.7। आप पॉइंट को छोड़ सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखते हैं 4609। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ये क्रिकेट मैच का स्कोर दिया गया है। अब नीचे यहाँ पे सोल्व करना है, तो कंप्लीट इसका जो है सॉल्यूशन दिया गया है। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा मोड का। करने के बाद यहाँ पे ये कंप्लीट रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का मीन बताना आपको। पहले 5 कंपोजिट नंबर का मीन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इसी के ओर में है, नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थी का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये जो है डायग्राम दिया गया है। नीचे यहाँ पे CF निकालेंगे, CF अपने पास नीचे आ जाएगी। अब ये फार्मूला यूज़, पहले तो ये इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करने के बाद अपने पास माध्यक आएगा 56.67 किलोग्राम। नीचे इंग्लिश में है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, फाइंड द मीडियन ऑफ वेट। मीडियन बताना है आपको। ऊपर ये टेबल मिलेगी आपको, नीचे वाली टेबल जो है खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। खुद क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन रहेगा आपका। सभी वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। वैल्यू निकालने के बाद सभी को आप ऐड करेंगे, 56.67 आएगा। सेक्शन E, इसमें देखिए यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब लगभग हर एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आने लग गए हैं। इम्पोर्टेंट है, इनको समझना अच्छे से। 36 है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक त्रिकोणीय खेल का मैदान है। जैसा कि हम समकोण त्रिभुजाकार खेल के मैदान की उपरोक्त आकृति में देखते हैं। उपरोक्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे लंबाई दे रखी है, साइड दे रखी है, 2 साइडें। तब इससे संबंधित पहला प्रश्न है, आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ऊंचाई है, आधार है, क्षेत्रफल 60 है, तो इसकी सहायता से जो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरे में x का मान बताना है, तो उसी वो ऊपर वाली इक्वेशन के नीचे यहाँ पे फैक्टर करनी है। तो x का मान आएगा 3। x माइनस में ले नहीं सकते क्योंकि साइड जो लंबाई है वो माइनस में नहीं होती। AC की लंबाई निकालनी है, तो अपने पास जो x की वैल्यू आ गई, तो इसमें ऊंचाई में रखेंगे और आधार में रखेंगे, आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अपने पास 17 मीटर। तीसरा है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो सभी साइडों का जोड़ कर देंगे। नीचे इंग्लिश में है, देयर आर ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड एज शोन। यहाँ पे प्लेग्राउंड है, इसकी यहाँ पे एक साइड 5x और दूसरी है 3x - 1। एज सी इन द अबव फिगर द राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड, द लेंथ ऑफ द साइड आर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 60 मीटर स्क्वायर। पहला एक तो रिप्रेजेंट करनी है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाइट है, बेस है, एरिया है, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। दूसरा x की वैल्यू निकालनी है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। -8/3 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस में है, माइनस में लेंथ नहीं होती। AC के और में एक और पार्ट है, AC की लंबाई बतानी है। तो पहले AB की लंबाई आएगी, BC की आएगी, क्योंकि x हमने निकाल लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 17 मीटर। और थर्ड पार्ट है पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर होता है सभी साइडों का जोड़। क्वेश्चन 37, साइकिल की चेन या पुल्ली के चारों ओर बेल्ट वृत्त की स्पर्श रेखाओं के वास्तविक जीवन के उदाहरण है। तो इसमें प्रश्न पूछे गए, पहला है कि यदि TP 39 है और AP(x² + 3 है तो x का मान क्या होगा। अब ये दोनों टेंजेंट है, बराबर हैं, तो x का मान आएगा 6। टेंजेंट मतलब यहाँ तक A से लेकर P तक, और ये T से लेकर P तक। सेकंड है PTPA बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं यदि चाप TMA वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है तो TPA बताना है। TMA अपने पास दिया गया है, TMA, ठीक है। ये जो एंगल है दिया गया है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया गया है, ये वाला एंगल 120 का। तो बाकी जो बचेगा बाहर वाला एंगल वो 60 डिग्री का होगा। चाप TNA और चाप TMA के माप का अनुपात क्या होगा। तो एंगल का निकाल लेंगे, कितना एंगल बनेगा उनका रेशियो निकाल लेंगे। लघु चाप 120 डिग्री, नीचे देखिए यहाँ पे, ऊपर देखिए, ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, इसी में यहाँ पे देख सकते हैं। सेम वही तरीका आपको यूज़ करना है, दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपसे x की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे एंगल निकालना है, वो 60 डिग्री का आ जाएगा, ये वाला एंगल 60 का आएगा। नेक्स्ट इन एंगलों का चाप का जो रेशियो निकालना है, तो इनके लिए आपको एंगल निकालने पड़ेंगे, फिर एंगल का रेशियो निकाल देंगे। फिर TP3 अगर 20 सेंटीमीटर है, 80 क्या होगा, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो 80 जो है अपने पास 20 सेंटीमीटर। 38 का, दो सहेलियाँ सोनिया और श्रुति के पास गुल्लक में कुछ बचत है। उन्होंने अपने पास मौजूद कुछ सिक्कों को गिनने का फैसला किया। गिनने के बाद उन्होंने पाया कि उनके पास 1 रुपये के 60 सिक्के, 2 रुपये के 42 सिक्के, 5 रुपये के 30 सिक्के हैं और 10 के 35 सिक्के हैं, 20 के 12 सिक्के हैं। उन्होंने अपनी सहेली सलोनी से यादशीलता का सिक्का चुनने को कहा। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 1 के 60, 2 के 42, 5 के 30, 10 के 35 और 20 के 12, कुल सिक्के हो गए 179। तो 2 रुपये 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 रुपये के सिक्के हैं 42, तो 42/179। 5 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 को छोड़ दीजिए। 5 है 30, तो 179 में से जब 30 को घटाएंगे तो ये अपने पास आएगा 149। अब 5 के अलावा जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 149 / 179, क्या प्रायिकता होगी, सिक्का 10 या 20, 10 या 20 दोनों को जोड़ देंगे, तो 47 है, प्रोबेबिलिटी आएगी 47 / 179। इसी के में क्या प्रायिकता है कि चुना गया सिक्का 10 से कम होगा। तो 10 से कम जो सिक्के हैं वो 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के हैं। सभी को जोड़ेंगे तो 132 आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी 132 डिवाइड में 179। दो फ्रेंड हैं सोनिया और श्रुति। अब इन्होंने क्या है, पिगी बैंक के अंदर पैसे डाले हैं। उन्होंने देखा कि 1 रुपये के 60 पैसे, 40 जो हैं 2 रुपये के हैं, 30 5 रुपये का कॉइन है, 35 10 रुपीज़ के हैं और 12 हैं 20 रुपीज़ कॉइन। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक रैंडमली कॉइन उठाना है। इसने अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि कॉइन जो उठाएंगे वो 2 रुपये का होगा, कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले सभी को जोड़ लेते हैं, टोटल जो कॉइन है वो है 179। तो 2 रुपये का जो कॉइन निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, 2 रुपये के 42 सिक्के हैं, टोटल है 179, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 42 डिवाइड बाई 179। सेकंड है 5 का सिक्का नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल 179 है, 5 के सिक्के जो है 30 हैं, तो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब नंबर होंगे 149, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 149 डिवाइड बाई 179। थर्ड है क्या प्रोबेबिलिटी है जो सिक्का चुना है वो अपना 10 होगा या 20 होगा। तो 10 के 35 सिक्के, 20 के 12 सिक्के दोनों को जोड़ेंगे 47, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 47 डिवाइड बाई 179। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन चोजन इज लेस देन 10। 10 से छोटा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 के, 2 के और 5 के, यही 3 सिक्के हैं जो 10 से क्या है कम है। तो ये टोटल 132 सिक्के हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 132 डिवाइड में 179। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के अगर मैं सिक्के चूज़ करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि मैं 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के में से 1 रुपये कोई सिक्का निकालूँ तो। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।